Friends, let's start with the numericals of chapter number 7, part 2, that is rotational motion. Now coming to exercise 7.1, 7.2 and 7.3 were pertaining to system of particles which we had taken in the earlier section. Sum number 7.4 and 7.5 was concerned with vectors. वो हमने आगे vectors के portion में साथ में ले लिया है. अब चलते हैं आगे exercise का 7.6. Now the question reads somewhat like this. Find the components along the x, y and z axis of angular momentum L bar of a particle whose position vector is r bar with components x, y, z and momentum is p bar with components px, py, pz. Show that if the ने पहला काम करना है components of angular momentum find करना है. फिर बोले second part में show that if the particle moves along only in the xy plane the angular momentum has only a z component. तो देखते हैं क्या आएगा यहाँ पर. शुरू करते हैं. डेटा में आपको दिया हुआ है पोजीशन वेक्टर आर बार विच इज गिवन एज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप यानी कि कोऑर्डिनेट पेयर कोऑर्डिनेट ट्रिपलेट एक्स वाई जेड. ओके, फिर दिया है मोमेंटम वेक्टर पी बार विच इज पी एक्स आई कैप एक्स कोऑर्डिनेट प्लस पी वाई जे कैप वाई कोऑर्डिनेट प्लस पी जेड के कैप जेड कोऑर्डिनेट दैट इज पी एक्स पी वाई एंड पी जेड. हमको बोला एंगुलर मोमेंटम फाइंड करो, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं एंगुलर मोमेंटम के. तो एंगुलर मोमेंटम एल बार इज इक्वल टू आर बार क्रॉस पी बार एज पर द डेफिनेशन. क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है तो 3x3 डिटरमिनेंट. फर्स्ट रो ए आई जे के फिक्स. सेकेंड रो में पहला वेक्टर यानी आर बार एक्स वाई जेड एंड दूसरा एंड थर्ड रो विल बी सेकेंड वेक्टर दैट इज मोमेंटम वेक्टर के कंपोनेंट्स पी एक्स पी वाई पी जेड. ये हमने क्रॉस प्रोडक्ट जो स्टडी किया था इसी चैप्टर में आ वो. इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो व्हाट यू गेट इज आई कैप इनटू ये रो एंड ये कॉलम को छोड़ दो y इंटू पी जेड माइनस जेड इंटू पी वाई माइनस जे कैप एक्स पी जेड माइनस जेड पी एक्स प्लस के कैप थर्ड कोऑर्डिनेट विल बी यानी ये रो एंड ये कॉलम छोड़ देते हैं एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स. ओके, ये हो गया यानी ये हो गया एल बार. तो इन्हीं कंपोनेंट्स को लिखते हैं. देयरफॉर कंपोनेंट्स हमको कंपोनेंट्स पूछे हैं ना, 3 कंपोनेंट्स पूछे हैं एंगुलर मोमेंटम के. तो कंपोनेंट्स ऑफ एल बार ये हमने वेक्टर ऑब्टेन कर लिया. कंपोनेंट्स लेते हैं. एक्स कंपोनेंट विल बी Lx will be equal to ypz minus zpy. ये हो गया x कंपोनेंट ypz minus zpy. फिर y कंपोनेंट ly is equal to x. अब यहाँ पे माइनस साइन इसलिए इसको अंदर ले लेते हैं तो ये बन जाएगा zpx माइनस xpz. तीसरा z कंपोनेंट विल बी Lz equal to xpy minus ypx. ओके, ये हो गए तीनों कंपोनेंट. द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज आंसर्ड नाउ. फिर सेकंड पार्ट में बोले इफ पार्टिकल मूव्स ओनली इन एक्स वाई प्लेन, ओनली इन एक्स वाई प्लेन. तो अगर पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में मूव करता है तो उसका z कंपोनेंट 0 होगा. Therefore if it moves in only xy plane, z coordinates will be 0. बोले तो that is z is equal to 0 and pz is 0. अगर xy plane में घूम रहा है तो lx का क्या होगा? तो therefore lx will be equal to pz 0 है तो ये 0 हो गया, z 0 है तो ये भी 0 हो गया, यानी कि lx comes out to be 0. Then ly की बात करें तो z 0 है pz 0. देखो यहाँ पे pz एंड ये z 0 था, अब ये z और pz यहाँ पे 0 तो ly also goes to 0. थर्ड आता है lz कंपोनेंट. lz कंपोनेंट में न z, there is neither z present nor pz present, so this remains as it is. क्या आएगा xpy minus ypx, sorry ypx. Thus only z component of L bar survives. Okay,
In case if the particle is moving along in xy plane only, in case particle is moving in xy plane only, then z component only survives, the other two components go off. Okay, पेपर सेटर इसमें चेंज करके इसे चेंज कर सकता है, दैट कैन बी अ पॉसिबिलिटी। एक्स वाई के बदले वाई जेड दे देवे, तो देखो एक्स वाई प्लेन में घूम रहे तो जेड कंपोनेंट सर्वाइव करता है, वाई जेड में घूमता तो एक्स कंपोनेंट सर्वाइव करेगा, और एक्स जेड प्लेन में घूमे तो वाई कंपोनेंट सर्वाइव करेगा। ओके, सो दैट टाइप ऑफ चेंज कैन बी डन। क्लियर? ये हो गया सम नंबर 7.6। जस्ट गो थ्रू इट। Next we go for exercise का 7.7. The question reads like this: two particles each of mass m and speed v travel in opposite directions along parallel lines separated by a distance d. Show that the vector angular momentum of the two particle system is the same whatever be the point about which the angular momentum is taken. अब सब में दिया हुआ है कि दो पार्टिकल है, यानी यहाँ पे टू पार्टिकल सिस्टम है, दोनों पार्टिकल मूव कर रहे हैं इन ऑन पैरेलल लाइंस। ये दो पैरेलल लाइंस रहते हैं, ये लाइन नंबर 1 एंड ये लाइन नंबर 2। one particle suppose is moving like this, that's a particle number 1 moving like this, another particle suppose particle number 2 moving like this, both are moving parallel to each other on lines separated by distance d. हमें प्रूव करना है कि एंगुलर मोमेंटम कोई भी पॉइंट ले लो, उसके रिस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम लो इस सिस्टम का, whatever point you consider as a reference point, if you find the angular momentum of the system it will remain the same. ओके, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, दोनों का मास सेम दिया हुआ है m, दोनों का मास m है, इसका भी मास m और इसका भी मास m. We'll find angular momentum with respect to a point P here on the line 1. Then we'll find angular momentum with respect to a point Q here on line 2. And तीसरा कोई एक पॉइंट यहाँ लेते हैं PQR at a distance y from first wire. तीनों के अगर एंगुलर मोमेंटम सेम आता है, तीनों के रिस्पेक्ट में इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम सेम आता है, तो मीन्स द थिंग इज प्रूव्ड। मतलब यहाँ पे खास ध्यान दें, क्वेश्चन क्या था, दो पार्टिकल्स हैं, दोनों हैविंग मास सेम, मूविंग स्पीड v, सेम स्पीड है दोनों का, इन ऑपोजिट डायरेक्शन along two lines which are parallel, mutually parallel, separated by a distance d. The angular momentum of the system of these two particles is same any point you take as a reference. Whatever point you take as reference, the angular momentum will remain the same. Angular momentum क्या होता है, तो चलो उसको याद करें। तो L is equal to R bar cross P bar. That is L is equal to magnitude देखो तो R P sin theta, where theta is angle between the two, R and P, बराबर है। Further, ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे तो हमारे पास सारे एंगल 90 डिग्री रहेंगे, तो ये आरपी हो जाएगा, आरपी हो जाएगा। नाउ पी इज मोमेंटम, दैट इज मास इनटू स्पीड, तो एमवी इनटू आर लिख देते हैं, मोमेंटम एमवी इनटू डिस्टेंस आर। तो हमारे लिए एंगुलर मोमेंटम क्या बनेगा, एमवी आर फॉर इंडिविजुअल पार्टिकल इन दिस पर्टिकुलर केस। पहले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट पी ऑन लाइन 1, with respect to point P on line 1, एंगुलर मोमेंटम L1 बोल देते हैं। पहले पार्टिकल के लिए M1 मास M है, मास M स्पीड V, और डिस्टेंस कितना उस पार्टिकल का है, पॉइंट P कहाँ पे, यहाँ पे तो उसी लाइन पे ही है, तो पकड़ने का डिस्टेंस 0, प्लस दूसरे पार्टिकल की बात करें तो मास M स्पीड V इनटू डिस्टेंस कितना, तो सेकेंड पार्टिकल का डिस्टेंस फ्रॉम द फर्स्ट लाइन, पकड़ने का डिस्टेंस डी, तो ये हो गया MVD विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट Q ऑन लाइन L2, ऑन लाइन 2, Q पॉइंट के P पॉइंट के रिस्पेक्ट में MVD है, Q पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखते हैं क्या आता है, तो L2 बोल देते हैं। मास इनटू स्पीड पहले पार्टिकल के लिए, तो पहला पार्टिकल का डिस्टेंस कितना, पकड़ने का डिस्टेंस डी है, बराबर है, तो एम वी इंटू डी, प्लस मास इंटू स्पीड दूसरे पार्टिकल का, उसके लिए डिस्टेंस कितना, वो तो क्यू पॉइंट इज ऑन द एक्सिस इटसेल्फ, तो पकड़ने का डिस्टेंस 0 हो गया। पार्टिकल 2 जो लाइन पे चल रहा है उसी लाइन पे पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट, तो पकड़ने का डिस्टेंस 0 हो गया, तो 0, तो दिस विल बी इक्वल टू एम वी इंटू डी। तीसरा पॉइंट ले लेते हैं, थर्ड पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू
point R, with respect to point R at a distance y from line 1, लाइन 1 से y डिस्टेंस पर, बराबर है। तो L3 विल बी इक्वल टू, पहले पार्टिकल नंबर 1 के लिए मास इंटू स्पीड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस y, पॉइंट r के रिस्पेक्ट में पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना था r y, प्लस सेकंड पार्टिकल के लिए मास इंटू स्पीड इंटू इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, तो दिस विल बी d माइनस y, दैट इज d माइनस y। सिंप्लीफाई करते हैं, mvy mvd माइनस mvy कैंसिल हो गया तो बचा mvd ओनली। thus what we find is that L1 equal to L2 equal to L3. Angular momentum is the same whatever point you consider. Okay, angular momentum is the same for this system. Angular momentum is same whatever point you consider. Okay, तो ये हो गया सम नंबर 7.7. Just go through it. Friends, next 7.8 and 7.9 are related to principle of movements. तो वो हम लोग बाद में ले लेते हैं उसको, बराबर है, क्योंकि उसमें थोड़ा डिटेल टैकलिंग लेना है, तो हम लोग बाद में लेते हैं उनको, जब सारे प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स के आएंगे साथ में ले लेंगे। फिर चलते हैं 7.10. 7.10 वी हैव ऑलरेडी डन इन थियरी, पर फिर भी कर लेते हैं यहाँ पे ताकि एक बार रिवाइज भी हो जाए। एक्सरसाइज के 7.10 में देयर आर 2 पार्ट्स। पहला पार्ट है, बोला है कि स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ढूंढो अबाउट एन एक्सिस टेंजेंशियल टू द स्फीयर। सॉरी, यू हैव टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस स्फीयर अबाउट एन एक्सिस टेंजेंशियल टू द स्फीयर। तो हमें इसके एस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, लेट्स से I. गिवन दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग टू सेंटर इज 2/5 mr²। तो हम इसके पैरेलल एक एक्सिस ले लेते हैं पासिंग टू द सेंटर, IC बोलेंगे। तो बाय थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, देखो पैरेलल एक्सिस लिया हुआ है तो ले सकते हैं I इक्वल टू IC प्लस md²। IC मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर अबाउट एन एक्सिस पासिंग टू सेंटर इज 2/5 mr² प्लस m इज द मास ऑफ द स्फीयर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू कितना होगा, इक्वल टू रेडियस r। तो दिस विल अमाउंट टू बी 7/5 mr²। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर अबाउट एन एक्सिस टेंजेंशियल टू द स्फीयर इज 7/5 mr²। फिर पार्ट बी में दिया हुआ है देयर इज अ डिस्क, ये एक डिस्क दी हुई है, ये उसका सेंटर है। बोला है कि अबाउट एन एक्सिस विच इज डायमीटर वाली एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है आपको, लेट्स I1। ये I1 आपको दिया हुआ है 1/4 mr²। and what you have to find out is moment of inertia of this disc about an axis touching the edge and perpendicular to the plane, यानी moment of inertia इसके लिए ढूंढना है। let's say I is what you have to find out। I1 आपको दिया, I ढूंढना है। now I1 is along the diameter, this is along the tangent perpendicular to the plane, तो इसका पैरेलल एक्सिस यूं बनेगा सेंटर पे, जिसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग IC बोलेंगे, जो हम लोग स्टैंडर्ड लेते हैं हाफ mr²। पर हम स्टैंडर्ड ले सकते थे, पर यहाँ क्या करना है, इसके रिस्पेक्ट में जाना है, विद रिस्पेक्ट टू I1 वी हैव टू गो फॉर I। तो पहले I1 से IC पे आते हैं, फिर IC से I पे चलते हैं। तो 2 पार्ट हो गए यहाँ पे, I1 टू IC देन IC टू I। पहले पार्ट में I1 टू IC चलते हैं, तो उसके लिए एक ये लिए, दूसरा सिमिलरली I2 ले लेते हैं डायमीटर। तो बाय थ्योरम ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, बाय थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस what we can say that परपेंडिकुलर एक्सिस क्या होता है, IZ इक्वल टू IX प्लस IY, यानी कि यहाँ पे क्या बोलेंगे, here we will say it as IC is equal to I1 plus I2, बराबर है। बट I1 I2 both are with respect to diameters, तो ये तो सेम आएंगे 1/4 mr²। तो therefore IC will be equal to 1/, ये दोनों सेम रहेंगे क्योंकि डायमीटर है दोनों के दोनों, 1/4 mr² plus 1/4 mr² and that makes
1/2 mr², ये आईसी आ गया। ऑब्वियस है, स्टैंडर्ड था, हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते थे, पर क्वेश्चन क्या डिमांड करता है? सी वी नो दैट आईसी इज 1/2 mr², बट व्हाट द क्वेश्चन डिमांड्स इज यू हैव टू यूज दिस एंड ऑब्टेन दिस। इसलिए यहां से यहां आना पड़ेगा, तो बताना पड़ेगा। ख्याल है? देयर आर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस वेयर you know the value beforehand, but as per the demand of the sum you have to obtain that value। यानी यहाँ पे जैसे डिमांड है सम का, डायमीटर दिया है, आईसी फाइंड करो, फिर आईसी से आई पे जाना पड़ेगा, बराबर है? तो कीप इट दैट इन माइंड, यू हैव टू सेटिस्फाई द एग्जामिनर हिज क्वेश्चन, पेपर सेटर, तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू आंसर। अब चलो आईसी से आई की तरफ चलते हैं, तो पैरेलल एक्सिस का थ्योरम हो गया, तो बाय थ्योरम ऑफ parallel axis I is equal to IC plus md square, that is half mr square plus m into अपने डिस्टेंस कितना है यहाँ पे, ये d हो गया ना, इक्वल टू रेडियस r, तो दैट विल बी 3/2 mr square। ओके, ये हो गया क्लियर। ये पार्ट तो हमने ऑलरेडी किया था थियरी में, ये से यहाँ पे भी, यहाँ से उल्टा भी किया था, आईसी से I1 लाए थे, वो भी किया था, ये दोनों को ज्वाइन कर दिया, इट्स नथिंग न्यू। तो दिस टाइप कॉम्बिनेशंस कैन कम, ये हमने एक रिवीजन के तौर पे ले लिया, क्योंकि वी ऑलरेडी कवर्ड दिस इन थियरी पार्ट। चलो फिर चलते हैं 7.11 की तरफ, इसे देख लीजिए। नेक्स्ट वी गो ऑन फॉर एक्सरसाइज का 7.11। द क्वेश्चन सेज torques of equal magnitude are applied to a hollow cylinder and a solid sphere, both having same mass and same radius. The cylinder is free to rotate about its standard axis of symmetry and the sphere is free to rotate about an axis passing through its center. ये सब standard values दी हुई है। Which of the two will acquire a greater angular speed after a given time? दोनों में से greater angular speed किसका होगा after a given time, वो पूछा है। तो उसके लिए पहले for solid cylinder, oh sorry, it's a hollow cylinder, for hollow cylinder, let me first check, hollow cylinder, moment of inertia I1 will be, hollow cylinder is mr square, angular acceleration alpha 1, so torque acting on it tau 1 will be equal to mr square alpha 1। okay, let's say I1 alpha 1 that is equal to mr square alpha 1। फिर फॉर सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर की बात करें तो फॉर सॉलिड स्फीयर I2 बोल देते हैं 2/5 mr square, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका, सपोज एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा 2, तो उसके लिए टाउ 2 क्या आएगा, I2 अल्फा 2 एंड दैट्स इक्वल टू 2/5 mr square alpha 2। ओके, ना क्वेश्चन में दिया हुआ है टाउ 1 इक्वल टू टाउ 2, इक्वल मैग्नीट्यूड गिवन इन द क्वेश्चन। ओके, तो I1 टाउ 1 क्या है mr square alpha 1 इज इक्वल टू ये 2/5 mr square alpha 2। so therefore we can say alpha 2 will be equal to 5/2 alpha 1 and that's equal to 2.5 alpha 1, but which means that therefore we can say that alpha 2 is bigger than alpha 1, alpha 2 is 2.5 times alpha 1, therefore alpha 2 is bigger than alpha 1। okay, and now also we have, हमें एंगुलर स्पीड के बारे में पूछे, किसका एंगुलर स्पीड ज्यादा होगा, तो एंगुलर स्पीड ओमेगा विल बी इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी, एज ओमेगा 0 इज 0, बराबर है, so therefore omega will be equal to alpha t। now for same time t, omega is proportional to alpha, right? Omega is proportional to alpha। now as alpha 2 is bigger than alpha 1, therefore omega 2 will be bigger than omega 1, therefore angular speed of solid sphere will be more। same torque applied, the angular speed of solid sphere will be more as compared to that of the hollow sphere, बराबर, एंगुलर स्पीड ऑफ सॉलिड स्फीयर विल बी मोर एज कंपेयर टू दैट ऑफ द hollow sphere, hollow cylinder सॉरी। ये हो गया सम। ये तो पूरा डिटेल सॉल्यूशन दिया क्योंकि
हम लोग स्टेट बोर्ड का पेपर लिख रहे हैं तो वी हैव टू पुट दिस मच ऑन. इफ यू आर राइटिंग अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इट्स एन एमसीक्यू, तो आप कैसे गिनोगे? टाउ इक्वल आई अल्फा, बराबर है, एज टाउ इज सेम, I alpha is constant, therefore alpha will be inverse proportional to I, therefore alpha will be inverse proportional to I, बराबर है. And omega equal to omega 0 t, omega 0 plus alpha t, as omega 0 is 0, therefore omega is directly proportional to alpha, so therefore omega will be inverse proportional to I. As I for hollow cylinder is more than that for सॉलिड स्फीयर, hollow cylinder का moment of inertia is more as compared to solid sphere, तो therefore angular speed of hollow sphere will be less than angular speed for solid sphere. ये डायरेक्टली हो गया. दिस इज अ सेकेंड मेथड. इसको बोलते हैं शॉर्टकट टाइप का, रिलेशन से चले. ये मेंटली कर रहे हो सम तो बराबर है, बट दिस यू कैनॉट पुट ऑन पेपर इन स्टेट बोर्ड एग्जाम. क्योंकि स्टेट बोर्ड एग्जाम में लिखोगे तो कनेक्शंस को प्रूव करना पड़ता है, लाइक दिस. फिर ये बराबर है. स्टेट बोर्ड में यू विल नॉट बी एबल टू राइट दिस वे. एंड ये स्टेट बोर्ड में 3 मार्क का क्वेश्चन होगा, तो इसमें तो कोई 3 मार्क देगा भी नहीं आपको. ओके, सो इन मेंटली इफ यू आर सॉल्विंग इन दिस वे, रिलेशन बेस्ड, एंड पेपर में लिखना हो तो दिस मच, बिकॉज यू नीड टू maintain the length of the answer also. Okay, so that's exercise ka 7.11. Next we'll go for 7.12. चलो अब चलते हैं आगे. एक्सरसाइज का सम नंबर 7.12. 7.12 में बोला हुआ है a solid cylinder मतलब डिस्क हो गया, of mass 20 kg और rotates about its axis with angular speed of 100 radian per second. फिर the radius of the cylinder is 0.25 meter. What is the kinetic energy associated with the rotation of the cylinder? What is the magnitude of angular momentum of the cylinder about this axis? यानी हमें kinetic energy ढूंढना है, rotation kinetic energy as well as angular momentum. Now डिस्क दिया हुआ है, तो डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया I will be equal to डिस्क है तो हाफ mr स्क्वायर, दिस मच kg into मीटर स्क्वायर, बराबर है. ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया. अब एंगुलर मोमेंटम ढूंढना होता है, L इक्वल आई ओमेगा, ओमेगा भी है आई भी है, आ जाएगा दिस मच जूल इनटू सेकंड. दूसरा, या फिर यू कैन यूज सिंपली kg इनटू मीटर स्क्वायर पर सेकंड. ओके, फिर दूसरा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी E के विच इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई भी है ओमेगा भी है, आई भी है ओमेगा भी है, हो जाएगा दिस मच जूल. ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ गई. ओके, तो ये हो गया 7.12. फिर चलते हैं आगे नेक्स्ट 7.14. 7.14 में दिए, 7.13 विल टेक लेटर, थोड़ा डिस्कशन वाला है इसके लिए. और 7.14, a rope of negligible mass is wound round a hollow cylinder of mass 3 kg and radius 40 centimeter. यहाँ पे दिया रोप ऑन hollow cylinder, hollow cylinder मतलब रिंग वाला केस हो गया, मास दिए 3 kg रिंग का, फिर रेडियस 40 सेंटीमीटर यानी 0.4 मीटर हो गया. फिर बोला हुआ है व्हाट इज द एंगुलर एक्सेशन ऑफ द सिलेंडर इफ द रोप इज पुल्ड विद द फोर्स ऑफ 30 न्यूटन. पुल किया फोर्स ऑफ 30 न्यूटन अप्लाई करके, तो एंगुलर एक्सेशन कितना एंड लीनियर एक्सेशन कितना दोनों फाइंड करना है. अज्यूम दैट देयर इज नो स्लिपिंग. अब यहाँ पे एज दिस फोर्स इज अप्लाइड टू दिस रिंग, वी फाइंड आउट टॉर्क एक्स, इट जनरेट्स अ टॉर्क एंड दस द रिंग रोटेट्स. बराबर है. हमें फाइंड करना है रोटेशन का एंगुलर एक्सेशन कितना है वो फाइंड करना है. तो टॉर्क एंगुलर एक्सेशन कहां से मिलेगा? टाउ इक्वल आई अल्फा. पर टॉर्क का एक और फॉर्मूला है क्या? आई यहाँ पे क्या आएगा, रिंग है ना, तो एम आर स्क्वायर अल्फा. अच्छा, एक और टॉर्क का दूसरा फॉर्मूला आर एफ साइन थीटा, वेयर आर इज द रेडियस, तो यहाँ पे कैपिटल रखा है, एफ इंटू एंगल थीटा कितना है, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो थीटा इज 90, तो आर एफ हो गया. टॉर्क के दोनों फॉर्मूला इक्वेट करते हैं, thus what we get is mr square alpha, mr square sorry alpha is equal to r into f.
अल्फा ढूंढना है, एक आर उड़ गया तो एफ अपन एम आर, पुट अप द वैल्यूज, दिस मच रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, 30 अपॉन 3 इंटू 0.4 एंड 1.2, तो जो भी है वो अल्फा आ गया। अब एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन चाहिए तो ए इज इक्वल टू आर अल्फा, ये तो हमें पता ही है, दिस मच मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये खत्म हो गया 7.14। सिंपली वैल्यू पुटअप करना है फॉर्मूला में, दैट्स ऑल। हाँ, यहाँ पे अल्फा का फॉर्मूला लाने के लिए टॉर्क के दोनों फॉर्मूला इक्वेट किए, टॉर्क के दो अवेलेबल फॉर्मूला में से वी गॉट द अल्फा एंड अल्फा पर से ए आ गया। ओके, फिर चलते हैं 7.19, दिस विच इज आल्सो बेस्ड ऑन सिंपल फॉर्मूला ओनली। 7.19 में बोला है अ हुप ऑफ रेडियस 2 मीटर, ये एक्चुअली शायद मिसप्रिंट है, लूप के बदले हुप लिखा है, लूप मतलब रिंग हो गया। हुप अगर मिसप्रिंट नहीं है तो भी वी हैव हुपला रिंग, यू नो। नॉर्मली लेडीज अपने वेस्ट का साइज मेंटेन करने के लिए हुपला रिंग यूज करती है, बराबर, इन द जिम। तो लड़कियां तो यूज करती है खास, तो वो हुपला रिंग को एक्चुअली क्या बोलते हैं, हुप है वो, हुप मीन्स इट्स जस्ट अ रिंग। ओके, यू आर सेड दैट अ हुप ऑफ रेडियस 2 मीटर, रेडियस 2 मीटर, weighs 100 kg. It rolls using along a horizontal floor so that its center of mass has a speed of 20 cm per second. उसका स्पीड, लीनियर स्पीड है 20 cm per second, 0.2 मीटर पर सेकेंड। How much work has to be done to stop it? उसे रोकना है, या इन्हें फाइनल स्पीड 0 करनी है। v इक्वल टू 0 करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा? अब यहाँ पे तो क्लियर है, वर्क डन इज चेंज काइनेटिक एनर्जी, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है फाइनल 0 करनी है, बराबर है। तो वर्क डन W इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी लेंगे क्योंकि रोलिंग मोशन है ऑन द हॉरिजॉन्टल फ्लोर, तो लीनियर प्लस रोटेशन दोनों चलेगा। दिस इज TKE, TKE2 माइनस TKE1, तो ये एक तो 0 हो गया, तो देयरफॉर TKE क्या होगा, वन ऑफ देम इज 0 क्योंकि फाइनल स्पीड 0 है, बराबर है। तो कितना आएगा टोटल काइनेटिक एनर्जी, वही भी लीनियर काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। लीनियर काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ mv स्क्वायर, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ i ओमेगा स्क्वायर। अब i भी नहीं है ओमेगा भी नहीं है तो कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसमें भी हाफ mv स्क्वायर। लीनियर काइनेटिक एनर्जी तो ऐसे दिस, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करो तो हाफ इनटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रिंग, इट इज mr स्क्वायर एंड एंगुलर स्पीड इज गिवन एज v by r, ये हमें मालूम है स्क्वायर। तो यहाँ क्या होगा, हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ r स्क्वायर उड़ गया, तो व्हाट इज इट अगेन mv स्क्वायर, सो दिस विल बी mv स्क्वायर, m भी है v भी है, दिस मच जूल। ओके, ये हो गया रिगार्डिंग 7.19। ओके, जस्ट गो थ्रू इट। चलो नेक्स्ट चलते हैं 7.13 के लिए। हाँ, 7.13 में क्या बोला है क्वेश्चन में, अ चाइल्ड स्टैंड्स ऑन अ सेंटर ऑफ अ टर्नटेबल विद हिज 2 आर्म्स आउटस्ट्रेच्ड। द टर्नटेबल इज सेट रोटेटिंग विद एन एंगुलर स्पीड ऑफ 40 revolutions per minute. How much is the angular speed of the child if he folds his hands back and thereby reduces the moment of inertia to 2 by 5 times the initial value? Assume that the turntable rotates without friction. अब यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है कि टर्न टेबल है, इट इज समथिंग लाइक अ रोटेटिंग प्लेटफॉर्म, ये एक रोटेटिंग प्लेटफॉर्म है, यानी सॉर्ट ऑफ बोलो तो डिस्क हुआ, इट इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, यूं रोटेट हो रहा है। एक बच्चा यहाँ खड़ा है, the child is standing here with his arms outstretched, यूं खड़ा है, तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है एंड द रोटेशन स्पीड इज 40 revolutions per minute, 40 revolutions per minute। ओके, 40 revolution per minute, ये उसकी एंगुलर स्पीड है। फिर बच्चे ने क्या किया, अपने हाथ नीचे ले लिया, यूं कर दिया, तो ऑब्वियस है मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिड्यूस होगा, क्योंकि हाथ दूर है तब मास इज अवे, डिस्टेंस मोर, r इज मोर, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज हाई, और उसको फिर यूं नजदीक में ले आया, तो द सेम मास नाउ कम्स एट अ स्मॉलर डिस्टेंस, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिड्यूस हो गया। कितना रिड्यूस हो गया, तो रिड्यूस होकर 2/5 हो गया ऑफ द इनिशियल वैल्यू, 2/5 ऑफ द इनिशियल वैल्यू, तो I1 का 2/5 हो गया I2। हमें फाइंड करना नया एंगुलर स्पीड क्या होगा, तो यहाँ पे ये तो mv है सर, m1 v1 m2 v2, लॉ ऑफ मोशन मोमेंटम, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ
एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे लेंगे I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2, तो फिर I1 यानी सॉरी I1 एज इट इज ओमेगा 1 इज 40 इज इक्वल टू I2 2/5 I1 इंटू ओमेगा 2 जो ढूंढने का है अपने को। I1 कैंसल्स, तो ओमेगा 2 इक्वल टू 5/2 इंटू 40 एंड दैट कम्स आउट टू बी 100 रेवोल्यूशंस पर मिनट। यानी नई एंगुलर स्पीड बढ़ गई, 100 रेवोल्यूशंस पर मिनट हो गई, बराबर है। तो आपको अगर स्पीड बढ़ानी है तो हाथ को नजदीक मिलेगा। हो गया क्लीन एंड क्लियर। फिर सेकंड पार्ट में बोला हुआ, ये फर्स्ट पार्ट हो गया ए। सेकंड पार्ट बी में बोला हुआ है शो दैट चाइल्ड्स न्यू काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज मोर देन द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। हाउ डू यू अकाउंट फॉर दिस इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। ना रोटेशन काइनेटिक एनर्जी कंपेयर करनी है इनिशियल और फाइनल की। तो ठीक है, इनिशियली रोटेशन काइनेटिक एनर्जी का आएगा EK1 इज इक्वल टू हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर, दैट्स हाफ I1 इंटू ओमेगा 1 इज 40 का स्क्वायर, 1600 by 2 800 I1, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी इक्वेट विल बी इक्वल टू हाफ I2 ओमेगा 2 स्क्वायर, दैट इज हाफ इंटू 2/5 I1 I2 ना, and ओमेगा इज 100 का स्क्वायर। अब ये 2 कैंसिल हो गया, एक 100 गया 5 के साथ, तो 2 बचा है 200, दिस विल बी 200 I1 सॉरी, ओके 1/5 ऑफ 100 सॉरी 2000 और 2000 I1, ये हो गया। यानी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुआ है। Thus we can clearly say that EK2 is bigger than EK1. EK2 is bigger than EK1. क्लियर, बराबर है। एंड ये बढ़ा क्यों? Therefore रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। ये बढ़ा क्यों? कहां से आई है काइनेटिक एनर्जी? इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू बॉय डिड वर्क टू ब्रिंग हिज हैंड बैक। तो जो वर्क है वो कहाँ गया? स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। जो वर्क डन किया यानी जो अपनी एनर्जी यूज की वो कहाँ गई? कन्वर्ट्स इनटू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड गेट्स स्टोर्ड देयर। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ द बॉय ऑफ द चाइल्ड इज यूज्ड इन इंक्रीजिंग द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ओके, ये हो गया सम नंबर 7.13। फिर चलते हैं 7.15 की तरफ। नेक्स्ट वीक 7.15। 7.15 में बोला है कि टू मेंटेन अ रोटर विद यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड 200 रेडियन पर सेकंड। रोटर को 200 रेडियन पर सेकंड स्पीड मेंटेन करनी है, तो उसके लिए टॉर्क 180 न्यूटन मीटर अप्लाई किया है। तो कितना पावर यूटिलाइज होगा? तो पावर का फॉर्मूला वी नो वेरी वेल। इन लीनियर मोशन इट इज फोर्स इनटू स्पीड, तो रोटेशन मोशन में टाउ इनटू ओमेगा हो गया। सीधा सा आपका काम खत्म हो गया, दिस मच वाट। ओके, लीनियर मोशन में फोर्स इनटू स्पीड है ना पावर, तो रोटेशन मोशन में टाउ इनटू ओमेगा बोलेंगे। टॉर्क एंड ओमेगा दोनों को मल्टीप्लाई करो, काम खत्म हो गया, दैट्स द पावर रिक्वायर्ड। ओके, ये हो गया नंबर 7.15।